नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं हम वहां से, और सबसे पहले इसी चैनल ने इसी खबर को लेकर एक आशंका जताई थी और अनफॉर्चुनेटली वो आशंका सही साबित हो गई है। बहुत चिंताजनक खबर है और इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जा रहा है और उस पर जवाब देने की भी बहुत जरूरत है। क्या खबर है हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं आज जो उसके बाद हमारी पहली खबर होने वाली है वो क्या है। वो ये है एक बहुत सनसनीखेज खबर, क्योंकि 120 घंटे बाद टेलीविजन स्क्रीन पर अतीक अहमद फिर जिंदा होगा और फिर मरेगा। ठीक सुना आपने। दूसरी खबर, अतीक शूटआउट के रिकंस्ट्रक्शन से पुलिस को क्या पता चला, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो तीसरी खबर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अतीक के शूटर्स ने पुलिस रिमांड में क्या क्या कबूला है, एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे पुलिस फाइल से हम लेकर आए हैं। चौथी खबर, अतीक अहमद के टॉर्चर रूम की सन्न कर देने वाली कहानी है, यानी वो कैमरा जहां माफिया अपने दुश्मनों को तड़पाता था। और पांचवी खबर, कांग्रेस के एक सांसद के अतीक अहमद से रिश्ते के अतीत ने किस तरह राजनीति को गरमा दिया गया। लेकिन इस सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो खबर आज इस चैनल ने 4 बजे आपके सामने ब्रेक की थी और फिर हमने उस खबर पर एक शक जताया था। लेकिन बड़ी खबर है जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, पुंछ से आ रही है, जहां सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले में लश्कर कनेक्शन सामने आया है। ठीक सुना आपने, लश्कर कनेक्शन, यह है वो गाड़ी पर हमला। इस गाड़ी की तस्वीर देखने के बाद सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने कहा था कैसे संभव है कि गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो तो सामने कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी पलटी ना हो और उसमें आग लग जाए। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले 4 बजे ये खबर जब ब्रेक की किसी भी चैनल में, सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष ने कहा था ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ये नहीं दिखता कोई एक्सीडेंट है। और फिर क्या हुआ, बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक कर रहा हूं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने आज हुए सेना की गाड़ी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्रेक करिए इसको, बड़ी खबर। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, 1 जवान घायल है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह सोचिए जरा, लश्कर ने एक गाड़ी पर अटैक किया और उस गाड़ी में राष्ट्रीय राइफल्स, भारतीय फौज की शान राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भिम्बर गली, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहां पर और पुंछ के बीच हाईवे पर हमला किया गया। उस वक्त सेना का एक वाहन यहां से गुजर रहा था, पहले से घात लगाए आतंकियों ने पहले गोलीबारी की, फिर ग्रेनेड फेंका जिससे गाड़ी में आग लग गई। आज पुंछ में मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने अटैक किया और भागने में वहां से वो निकलने में कामयाब हो गए। सेना की तरफ से आतंकी हमले की पुष्टि की गई है। रोमियो फोर्स ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। ADGP जम्मू और दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने हमले की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है। यह बड़ी खबर है और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि यह हमला ऐसे टाइम पर किया गया है तो अब इसका जवाब जो है वो बहुत करारा दिया जाएगा उन आतंकियों को, क्योंकि बात ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि ये बात है राष्ट्रीय राइफल्स। अगर भारत का गुरूर जो है राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर हमला किया गया है, और डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें जानकारी आ रही है कि कोई इनसाइडर होगा जिसने वहां से इसके बारे में जानकारी दी होगी, क्योंकि ऐसे कोई हमला नहीं कर सकता है राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी के ऊपर। आतंकियों ने सेना के वाहन पर भारी गोलाबारी की थी, उसके सबूत सामने आए हैं। गोलियों के निशान आपके सामने हैं, वाहन पर गोलियों के निशान ये आप देख रहे हैं, ये देखिए अब आप। फिर आप ये जो जानकारी आ रही है इसके बाद ही ग्रेनेड फेंका गया। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए। पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए थे। श्रीनगर, साउथ कश्मीर, राजौरी और पुंछ में सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए थे। IB ने अलर्ट जारी करके ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई थी, जिसके बाद यह आदेश जारी किए गए थे। इसके साथ ही कश्मीर में पाक आतंकियों की मूवमेंट को लगातार ट्रेस किया जा रहा है, उसको लेकर अलर्टनेस है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अंजू इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अंजू, मुझे एक बात बताइए, ये दोनों ब्रेकिंग राहुल दोनों शॉट्स दिखाइएगा जरा। ये पूरी डिटेलिंग आपके सामने क्या आ रही है? राष्ट्रीय राइफल्स इज द बेस्ट
एलिटिस्ट फोर्स अगर वहां पर की जाती है, जिसमें भारतीय फौज के बेस्ट होते हैं, जो मेन ऑपरेशन करिए, उसके ऊपर हमला हुआ है। जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा रीजन है उसमें जितने भी टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस करती है वो राष्ट्रीय राइफल्स सबसे आगे उसमें होती है। और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो जिस तरीके के इनपुट्स की बात कही जा रही है, उसी के मद्देनजर जिस गाड़ी पे अटैक हुआ, मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं था, ये ट्रक फ्यूल वाला ट्रक था। नॉर्मली इसमें फ्यूल होता है, लेकिन जब आर्मी को किसी आतंकी हमले की अगर अंदेशा होता है तो नॉर्मली फोर्सेस का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह के ट्रक्स में कराया जाता है, यानी कि जहां पर फ्यूल रखा जाता है उसकी जगह आर्मी के जवान होते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पहले बुलेट से उनके ऊपर फायर किया गया, उस गाड़ी पर फायर किया गया और उसके बाद ग्रेनेड से अटैक किया गया, और जिसके बाद आपको बता दें कि हमारे जो 5 जवान हैं राष्ट्रीय राइफल्स के वो शहीद हो गए। और राष्ट्रीय राइफल्स की जो रोमियो फोर्सेस होती है वो अंजू, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि खाली एक गाड़ी का मूवमेंट था। पुलवामा के बाद कई लेसन्स लिए गए थे, उनमें से एक था कि एक सिंगल गाड़ी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी जरूरत की वजह से एक गाड़ी का मूवमेंट था तो जाहिर तौर पर कोई इनसाइडर था जिसने ये डिटेलिंग दी है, और ये समझने वाली बात है। अंजू आप मेरे साथ रहिए, अंकित मेरे साथ आ रहे हैं, इरफान मेरे साथ आ रहे हैं, और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। यह आतंकी हमला दोपहर 3 बजे हुआ था, तब सिर्फ सेना के ट्रक में आग लगने की तस्वीरें आई थी। ये देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि आग अचानक कैसे लगी, इसके पीछे कोई टेरर एंगल भी है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पहला वो चैनल है जिसने इसे आतंकी साजिश के तहत देखने की कोशिश की, और तब शाम 4 बजे मैंने खुद रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी से इस पर सवाल किए। उन्होंने क्या जवाब दिया? 4 बजे हमने खुद इस चैनल पर कहा था, इसी विजुअल को देखने के बाद, राहुल वो आग लगने वाले विजुअल्स दिखाइए जरा, आग लगने वाले विजुअल्स को देखने के बाद कि यह संभव नहीं है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो या इसमें अपने आप आग लग गई हो। जीडी बख्शी सर ने कहा था कि मैं मानता हूं आर्मी की गाड़ी में अपने आप ऐसे आग नहीं लगती। देखिए, यह उन्होंने कहा था। लेकिन अब मेरे साथ इस वक्त इरफान है, मेरे साथ इस वक्त अंकित हैं। इरफान, अभी का स्टेटस क्या है, बताइए मुझे। जब ये स्पष्ट हुआ कि ये एक आतंकी हमला है, उसके तुरंत बाद ही जो है ऑपरेशन इस पूरे इलाके में शुरू किया गया है। जिस तरह लगातार टीवी9 भारतवर्ष के सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार ये आर्मी ने भी कुछ देर पहले अब स्पष्ट किया कि इसके पीछे जो है आतंकी संगठन है। और कुछ देर पहले PFF यानी जो लश्कर का एक फैक्शन है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, और कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जब आज जम्मू में वो हमला किए हैं, कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि जो G20 का सुमित देश में हो रहा है, उसमें 2 बैक टू बैक बैठकें कश्मीर घाटी में हो रही है। ओके अंकित, मुझे एक बात बताइए, आप सर्च ऑपरेशन किस लेवल पर चल रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है, आर्मी क्या बता रही है? देखिए, अब पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि रजौरी से लेकर पुंछ इलाके तक पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है। निशांत, अगर आपको याद होगा 2021 यही वो इलाका था, बीजी से लेकर पुंछ इलाके में, जब भारतीय सेना के 4 से 5 जवान इसी बाटादूरिया इलाके में शहीद हुए थे। लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर, क्योंकि बारिश हो रही थी, इस बात की हमें आशंका थी पहले से, और इसका एक बहुत बड़ा रेवलेशन, खुलासा मैं आपको पहले यह खबर दिखाने की बात कर रहा हूं। कैसे 4 बजे जब यह खबर आई, इस चैनल ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीधे सीधे इस विजुअल पर कहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं है, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने एग्री किया था। देखिए जरा, आपने ऐसे कई सारी टेरेन्स में ऑपरेट किया है, आपने कई सारी चीजें ऐसी देखी हैं, ये विजुअल्स क्या बता रहे हैं सर? व्हाट आर दे शोइंग? देखिए साहब, साफ बात यह है कि नॉर्मली हमने आर्मी की गाड़ियों में इस तरह आग लगते नहीं देखी। एग्जैक्टली, अनलेस कोई इन्फ्लेमेबल चीज कैरी कर रहे हों वगैरह। लेकिन जहां तक आधिकारिक सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि टेररिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज जिस तरह से आग पकड़ी हुई है, हो सकता है इसका कोई एक्सप्लोजिव आईईडी फटने वगैरह से भी कुछ हुआ होगा, या आईडी अंदर भी डाली हो सकती है।
नॉर्मली हमारी गाड़ियां ऐसे नहीं जलती। देखिए, इस सब के बीच में मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जिस वक्त अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ एलओसी पर गए तो यह अंदाजा हो गया था कि अब कुछ होने वाला है। बहरहाल, एक आतंकी हमला था और दूसरा ऐसा हमला जिसने पूरे देश को आतंकित कर दिया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। रियल एंड रील अतीक की मर्डर फाइल आज प्रयागराज में फिर से कॉलविन हॉस्पिटल में लाइट कैमरा एक्शन देखकर लोग हैरान हो गए। 15 की रात अतीक अशरफ का डबल मर्डर हुआ था और आज इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। मौके पर न्यायिक आयोग और एसआईटी की टीम थी। करीब 45 मिनट के रिकंस्ट्रक्शन में डमी अतीक को कॉलविन हॉस्पिटल लाया गया। फिर आज लाइट और कैमरा के सामने वो सब कुछ हुआ जो अतीक अशरफ के मर्डर के दौरान हुआ था। तस्वीरें देखिए अब आप। सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश की गई थी, बस वक्त अलग था। जांच टीम जानना चाह रही थी कि आखिर पुलिस कस्टडी में इस सनसनीखेज मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में मर्डर का जो सीक्वेंस बनाया है, क्या वो सच है? जांच टीम यह भी जानना चाहती थी कि आखिर अतीक और अशरफ की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और 3 हत्यारे मीडिया कर्मियों के रूप में अतीक अशरफ के करीब पहुंचकर कैसे शूटआउट को अंजाम दे देते हैं। एसआईटी और जांच आयोग की टीम अभी और इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर आज की कवायद से क्या हासिल हुआ और अतीक और अशरफ केस के जांच टीम को क्या क्या पता चला। आपके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रिक्रिएशन का ये पहला सीन है। अतीक अशरफ के डमी को बोलेरो गाड़ी से उतारा गया। उनकी सिक्योरिटी में कैमरे में 9 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। वारदात के दिन शूटआउट में घायल पुलिस जवान मान सिंह रिक्रिएशन के समय लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है। उसने अतीक का हाथ पकड़ा हुआ है। अतीक और अशरफ दोनों के हाथ एक ही गमछे से बंधे हुए हैं। पुलिस वाले अतीक और अशरफ को लेकर 9 कदम चलते हैं, इसके बाद रुक जाते हैं। रिक्रिएशन का ये पहला कट सिर्फ 20 सेकंड का है। अब आपको 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे का पहला सीन दिखाते हैं। यहाँ बोलेरो गाड़ी नहीं थी। अतीक और अशरफ को पुलिस जीप से नीचे उतारा गया था। कैमरे में उस वक्त भी 9 पुलिस वाले नजर आ रहे थे। ओरिजिनल वीडियो में मान सिंह भी दिख रहा है। अतीक को उसने ही जीप से नीचे उतारा था। अतीक का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ा था। अतीक और अशरफ को उस वक्त भी पुलिस की टीम सिर्फ 9 कदम साथ लेकर चली थी और रुक गई थी। हम आपको अब दोनों वीडियो एक साथ दिखाते हैं ताकि आप यहाँ की हलचल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब सवाल है कि पुलिस वाहन से अतीक अशरफ को उतारने के इस रिक्रिएशन में एसआईटी को क्या पता चला? मीडिया वाले ठीक इस जगह पर नहीं थे। पुलिस वालों को शूटरों के होने का अंदाजा नहीं था। 15 अप्रैल की रात उस वक्त सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस कॉलविन अस्पताल पहुंची थी। उन्हें जीप से उतारा गया था और शूटरों के वहां होने का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कैमरे में शूटरों की एंट्री कब हुई? पहली गोली कब चली? एसआईटी की टीम ने इस सीन को रिक्रिएट किया और जवाब चौंकाने वाले मिले। रिक्रिएशन के दूसरे कट को ध्यान से देखिए। अब यहाँ कई मीडिया वाले नजर आ रहे हैं। बाएं से 5वें नंबर पर खड़ा ये मीडिया कर्मी अचानक पिस्टल निकाल लेता है। उसने गले में मीडिया का आईडी कार्ड टांगा हुआ है। मान सिंह के ठीक बगल से पिस्टल आई, लेकिन ओरिजिनल की कहानी से अभी कुछ अलग होने लगा। इसलिए मान सिंह की पोजीशन रिक्रिएशन में थोड़ी बदली गई। मान सिंह को 2 कदम पीछे किया गया। रिक्रिएशन का सीन फिर से शुरू हुआ। मीडिया वालों की भीड़ में शामिल नीली चेक शर्ट वाला शूटर इस बार पिस्टल लेकर मान सिंह के ठीक पीछे से आता है। अतीक के सिर पर बंधा गमछा गिराता है और फिर शूट कर देता है। अतीक जमीन पर गिर पड़ता है, साथ में अशरफ भी। ये पूरा कट 55 सेकंड का है। अब 15 अप्रैल की रात का यही घटनाक्रम देखिए। शूटआउट के समय मान सिंह अतीक के ठीक बगल में दिख रहा है। इसके बाद तेजी से एक पिस्टल लहराती हुई मान सिंह के ठीक पीछे से आती है। शूटर पिस्टल से पहले अतीक के सिर से गमछा गिराता है, फिर तुरंत गोली चला देता है। लेकिन ओरिजिनल वीडियो में हत्यारा नजर नहीं आ रहा है।
अब सवाल यह है कि अतीक को शूट आउट करने के इस रिक्रिएशन का नतीजा क्या निकला। अतीक को पहली गोली मारने वाले की पोजीशन पता चली। अतीक को गोली मारने वाला शूटर सामने से नहीं आया था। अशरफ पर गोली कहां से चली, यहां तक के सीन में सस्पेंस है। अब तक के रिक्रिएशन में यह तो साफ हो चुका है कि अतीक को गोली मारी जा चुकी है, लेकिन अतीक को गोली किसने मारी, अशरफ फायरिंग कहां से हुई, अतीक को मारने वाला शूटर मीडिया की भीड़ में शामिल था, लेकिन अशरफ को मारने वाले कहां छिपे थे, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। रिक्रिएशन के इस तीसरे कट में साफ दिख रहा है कि अतीक और अशरफ दोनों जमीन पर पड़े हैं। कैमरा जूम आउट होता है कि इतने में दो और हत्यारे फ्रेम में नजर आते हैं। ये डमी शूटर अरुण मौर्य और सनी सिंह हैं। दोनों फायरिंग करने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर पहला वाला शूटर भी गोली चलाता दिख रहा है। नीली चेक शर्ट वाला ये पहला शूटर असल में डमी लवलेश तिवारी है, जो और करीब आकर अतीक पर फायरिंग करता है। फिर पिस्टल को अतीक की बॉडी के ठीक पास में फेंकता है और सरेंडर के लिए दोनों हाथ ऊपर कर देता है। रिक्रिएशन के सीन में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ मौजूद कई पुलिस वालों के पास हथियार भी हैं। अब आपको 15 अप्रैल का ओरिजिनल वीडियो दिखाते हैं। शूटर लवलेश दनादन गोलियां चला रहा है। लवलेश के गले में मीडिया का कार्ड है। अब सवाल यह है कि रिक्रिएशन के सीन से एसआईटी को क्या समझ में आया। अतीक पर पहली गोली शूटर लवलेश तिवारी ने ही चलाई थी। बाकी के दो शूटर मीडिया कर्मियों से दूर थे और अचानक से करीब आए फायरिंग करने लगे। पुलिस वालों के पास हथियार थे, लेकिन शूटरों को हाथ से पकड़ने की कोशिश की गई। अतीक और अशरफ को गोली मारी जा चुकी थी। गोली लगते ही दोनों जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन शूटरों और पुलिस के बीच उस दरमियान क्या कुछ हुआ, पुलिस ने शूटरों पर गोली क्यों नहीं चलाई, शूटरों के सरेंडर के पीछे का मकसद और धार्मिक नारे लगाने के पीछे का मकसद क्या था, इन सवालों के जवाब भी आज एसआईटी को मिले। रिक्रिएशन के इस चौथे कट में सरेंडर की पूरी कहानी दर्ज हुई है। लाल चेक शर्ट वाला ये शूटर असल में डमी सनी सिंह है। वो गोली मारने के बाद फौरन जमीन पर लेट जाता है। 3 से 4 पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कैमरा बाकी के शूटरों की ओर घूमता है। फ्रेम में डमी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य 4 से 5 पुलिस वालों की गिरफ्त में नजर आते हैं। घायल मान सिंह ठीक बीच में खड़ा हुआ है। ये चौथा कट 27 सेकंड का है। अब ओरिजिनल वीडियो भी देखिए। शूटर अरुण मौर्य और शूटर लवलेश तिवारी दोनों को पुलिस ने पकड़ रखा है। वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं। जमीन पर लेटा हुआ सनी सिंह एनकाउंटर के डर से जोर जोर से धार्मिक नारे लगाने लगता है। अब सवाल यह है कि सरेंडर की इस कहानी को रिक्रिएट करने से क्या पता चला। शूटरों का मकसद सिर्फ अतीक और अशरफ की जान लेना था। कत्ल करने के बाद सरेंडर करके खुद को पकड़वाना था। धार्मिक नारे लगाने के पीछे का मकसद बदहवासी थी। अतीक और अशरफ पर कई राउंड गोलियां चलाई गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अतीक को 8 गोली लगी थी और अशरफ को 5 गोली लगी थी। तुर्की में बनी 2 पिस्टल और 1 इंडियन मेड पिस्टल से दोनों की जान ली गई। आज एसआईटी की टीम ने रिक्रिएशन से यह थ्योरी भी समझने की कोशिश की। रिक्रिएशन के इस 5वें कट में कहानी अतीक और अशरफ से जुड़ती है। अतीक और अशरफ दोनों गोली लगने के बाद जमीन पर पड़े नजर आते हैं। अतीक के ठीक बगल में एक पिस्टल पड़ी हुई दिखती है। ये वही पिस्टल है जिससे लवलेश तिवारी ने अतीक को गोली मारी थी। इस सीन के फौरन बाद कैमरा थोड़ा और खुलता है, जिसमें दिखता है कि डमी शूटर लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को कई पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। डमी शूटर सनी सिंह भी पकड़ा जा चुका है। सनी और अरुण की पिस्टल भी जमीन पर पड़ी नजर आती है। रिक्रिएशन के मुताबिक ये शूट आउट अस्पताल के हेल्प डेस्क के ठीक पास में हुआ और ये रिक्रिएशन पूरे 47 सेकंड का है। अब यही सीन रियल शूट आउट का देखते हैं। एक पिस्टल अशरफ के सिर के बिल्कुल बगल में पड़ी दिख रही है। अतीक अशरफ
दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। अतीक दम तोड़ता दिख रहा है। दूसरी पिस्टल अतीक और अशरफ के ठीक बीच में पड़ी है। अतीक और अशरफ की बॉडी का ये रिक्रिएशन क्या बताता है? अतीक ने गोली लगने के कई सेकंड बाद जाकर दम तोड़ा था। अशरफ की जान तुरंत चली गई थी। तीनों शूटरों को पकड़ लेने के बाद भी कोई पुलिस वाला अतीक और अशरफ के करीब नहीं आया था। देखिए, रिक्रिएशन से पुलिस ये तो जवाब दे सकती है कि वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन रिक्रिएशन की नौबत क्यों पड़ी? पहले इस चीज को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अभी भी पुलिस के पास नहीं। रिक्रिएशन का एक एक हिस्सा और एक एक फ्रेम हमने आपको दिखाया, लेकिन अब हम आपको इस हत्याकांड का एक और बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं। यह सबूत एक पेपर है जो आज जांच अधिकारियों के हाथ में था। आज हमने उस पेपर को आपके लिए डिकोड किया है। इस पेपर में अतीक और अशरफ के मर्डर का एक एक मिनट लिखा हुआ है। हमने क्राइम सीन के इस सफेद कागज को डिकोड करने के लिए आपके लिए 4 अलग अलग सीन तैयार किए हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। आरोपी कैसे आए, जब अतीक अस्पताल पहुंचा, अतीक को कैसे घेरा और मर्डर के बाद क्या हुआ। तो चलिए आपको पहला सीन दिखाते हैं, जिसमें शूटर्स किस रास्ते से आए और कैसे अस्पताल के बाहर पहुंचे, वो सब कुछ है। ध्यान से देखिएगा पहला सीन, यानी कि पहला सीन जो आपके सामने है, छोटे गेट से एंट्री हुई। ये है वो कागज। इसके बैकग्राउंड में देखिए अब आप, ये ABC जो हमने आपके सामने बनाया, ये देखिए अब आप। पहला सीन, छोटे गेट से एंट्री हुई, ये देखिए अब आप। यानी अतीक के आने से पहले तीनों शूटर्स अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है कॉल्विन अस्पताल। 2 आरोपी अंदर आए, ये C पार्ट आपको दिखा रहे हैं। एक बाहर खड़ा रहा, 2 आरोपी A और B, A यानी एक बाहर खड़ा था, 2 आरोपी जो थे वो अंदर आए, B और C। छोटे गेट से आए, डिवाइडर के बाईं तरफ उतरे आरोपी। ये डिवाइडर आपको दिखाया जा रहा है। ये कॉल्विन अस्पताल का एक एक डिटेल सामने आ रहा है। अब जरा आपको सेकंड सीन जो है वो दिखाते हैं। पहले दिखाइए राहुल जरा, जो सेकंड सीन है ये आपके सामने है। अब इसमें ये इन्होंने मार्किंग कर रखी है, इसको जरा ध्यान से देखिए। अस्पताल का ये बड़ा गेट है, अस्पताल का छोटा गेट है। यहां से घुसा आरोपी, ये बताया जा रहा है। यहां से अतीक को ले जाना था, ये वो जगह है जहां से अतीक को ले जाना था। कॉल्विन अस्पताल यहां पर है। अस्पताल में जाने का रास्ता ये सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये, और यहां से अतीक की एंट्री, ये देखिए। अब आपको तीसरा सीन जो है वो आपको दिखाते हैं जरा। यहां देखिए, ये जो तीसरा सीन है ये क्या है? ABC। पहला आरोपी A है, दूसरा आरोपी B है और तीसरा आरोपी C है। कॉल्विन अस्पताल यहां है। अतीक को घेरकर इन्होंने यहां पर गोली मार दी। सोचिए, यानी कि कुल मिलाकर एक और चीज साफ हो रही है कि जहां से लाया जाना था, जहां पर यह अटैक हुआ, इस सब कुछ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है। अब आपको चौथा सीन दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये वही कागज है जो पुलिस के हाथ में दिखाई दे रहा था। बड़ी फाइन डिटेलिंग की हमारी टीम ने आपके सामने। गोली लगने के बाद ये इन्होंने मार्किंग कर रखी थी। यहां पर इस जगह पर बाइक गिरी हुई थी, और ये देखिए गिरे अतीक और अशरफ। यहां पर ये बाइक गिरी हुई है, एक और बाइक। ये जो फैक्ट्स हैं, कैमरा गिरा हुआ था यहां पर, ये वो फैक्ट्स है जो चौथा सीन आपके सामने आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आज एक और बड़ी खबर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अतीक और अशरफ को मारने वाले दुनिया के सामने हैं, लेकिन अतीक बेगुनाहों को कैसी और कहां बेरहम यातनाएं देता था, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप सिर्फ TV9 पर देखेंगे। अतीक का टॉर्चर रूम, जहां वो अपने शिकार को मारता ही नहीं था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता था। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये सबसे बड़ी सुरक्षित जगह अतीक अहमद के लिए, और ये उसका घर और ये उसका पुश्तैनी घर माना जाता है। यहीं पर उसकी वो तमाम तिजोरियां रहा करती थी जिसमें करोड़ों कैश हुआ करता था, और इसके साथ साथ यहीं पर वो टॉर्चर रूम बनाया गया था, जिसके मद्देनजर लोग जिनसे उसको पैसे की वसूली करनी थी उनको लाया जाता था। यहीं पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता था। ये इलाका, ये जानवरों के लिए उसका इलाका था कि जानवरों के साथ उसको बांधा जाता था, ताकि यहाँ पर जो गंदगी है, जो बदबू है, उसके बीच रखा जाए। ये पूरा जो इलाका है, जो फिलहाल इसकी छत को तोड़ दिया गया है, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके बगल का जो इलाका है, ये 3rd डिग्री
टॉर्चर रूम है, यानी फर्स्ट डिग्री देने के बाद सीधा थर्ड डिग्री। इस कमरे के अंदर ऐसा दावा किया जा रहा है टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर छत लगाया गया था और उस काले अंधेरे कमरे में बिना लाइट बिना पानी के रखा जाता था। कई तरह से टॉर्चर करने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी यानी बर्फ के पानी से आपको नहलाया जाता था। यहाँ पर करंट का इंतजाम रखा गया था कि करंट के झटके दिए जाते थे, जानवरों से निचवाया जाता था और तो और बर्फ की सिल्ली पर भी लिटाने का यहाँ पर पूरा इंतजाम अतीक अहमद ने कर रखा था। इस तरह के छोटे छोटे होल दिए गए थे ताकि आप सांस ले सके, इसके अलावा सांस लेने का कोई रास्ता नहीं है। यूपी टू कर्नाटक की हम बात करने जा रहे हैं। अब कांग्रेस के माननीय की अतीक कथा, अतीक अहमद शूटआउट पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रयागराज से करीब 1600 किलोमीटर दूर, 1600 किलोमीटर दूर इस मुद्दे की गूंज कर्नाटक चुनाव में सुनाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने एक वायरल फोटो का हवाला देकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधा है। फोटो में ये जो वायरल फोटो है, इसमें इमरान प्रतापगढ़ी माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उनके भाषणों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस फोटो के हवाले से शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके सांसद का डॉन से क्या रिश्ता है, यह सवाल पूछा है। गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे को हवा दी तो दिल्ली में बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर आए और तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना, उनको राजनीति में आगे रखना, उनको स्टार प्रचारक बनाना, ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही कि प्रजातंत्र का आवरण ओढ़कर प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने वाले जो परिवार है, उसके जो बरखुरदार हैं, उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, जितने भी फरमा बरदार हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब से देश को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। यानी सीधी बात यह है कि अतीक के अतीत के जो तार हैं वो कई जगह शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर आज पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सवालों से साफ साफ पल्ला झाड़ लिया। सर, आपके एक राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि कोई संबंध नहीं है। इस बीच इमरान प्रतापगढ़ी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में वो मुशायरे के मन से माफिया अतीक अहमद की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में अतीक अहमद भी इमरान प्रतापगढ़ी को छोटा भाई कहते हैं। हमने इन वीडियोस की एक छोटी सी रील तैयार की है, आपको देखना जरूर चाहिए। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी शुक्रिया। और ख़ास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूँ कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से।
और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें, देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है न्यूज़ टॉप 9 में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरुणाचल और असम के बीच खत्म हुआ 50 साल पुराना सीमा विवाद। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किया समझौते पर हस्ताक्षर। अमित शाह ने कहा सीमा विवाद खत्म होने से दोनों राज्यों को होगा फायदा। गुजरात के नरोदा गांव हिंसा मामले में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट का फैसला। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपी बरी। गोधरा कांड के अगले दिन नरोदा गांव हिंसा में हुई थी 11 लोगों की मौत। राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से झटका। मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक वाली याचिका खारिज की। कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेताओं ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट जाने की कही थी बात। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। संबित पात्रा ने कहा फैसले से गांधी परिवार का घमंड टूटा। वीवीपैट को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर उठाए सवाल। चुनाव आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला। ट्वीट कर कहा 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल 17 लाख वीवीपैट मशीनों में से 6 लाख से ज्यादा मशीनें खराब। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोकी गई। फ्लाइट पकड़कर लंदन जाने वाली थी किरणदीप। 12:27 पर खत्म हुआ इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में दिखा सूर्य ग्रहण। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में आए 12,000 से ज्यादा केस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए कोरोना पॉजिटिव। हल्के लक्षण होने की वजह से होम आइसोलेशन में रखा गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी। लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी। लेकिन अब बात करते हैं, यह देखिए कीव में आसमानी आग, साजिश या संयोग। सोचने वाली बात है, क्या है मामला। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर की। बड़ी खबर, रूस का BM-21 ग्रैड से भीषण अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को दिया अंजाम। ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेनी खेमे में भारी दहशत। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि अभी रूस की जंग का जो फोकस है वो बाखमुक्त पे ज्यादा है, डोनेस्क पे ज्यादा है और लुहांस्क पर ज्यादा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अवदीविका में रूसी आर्मी का एक्शन। दिखाइए जरा। टॉस 1 ने रॉकेट लॉन्चर से किया प्रहार। ये देखिए अवदीविका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवदीविका जिसके लिए कहा गया है कि खुद यूक्रेन ने कहा है कि जिसका षष्ठी से नामो निशान तक मिट गया है। डोनेस्क रीजन में रूस यूक्रेन में विध्वंसक जंग चल रही है। लेकिन इस सबसे पहले स्टारशिप में बड़ा धमाका। ध्यान से देखिएगा खबर। सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट में ब्लास्ट हो गया है। लॉन्चिंग के बाद आसमान में हुआ धमाका। विजुअल दिखाइएगा। ये देखिए तस्वीरें। आसमान में स्टारशिप टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। स्पेसएक्स ने कहा उड़ान भरना ही बड़ी कामयाबी। स्टारशिप इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। सोचने वाली खबर है। आसमान में फटा स्टारशिप। ध्यान से देखिए। सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च के बाद फटा गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर फटा स्टारशिप। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर और जो जानकारी आ रही है सीधे देखिए। टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था स्टारशिप का ये पहला ऑर्बिटल टेस्ट था। ऑर्बिटल टेस्ट यानी कि ऑर्बिट पे घूमना था इसको। मंगलवार को भी लॉन्च से पहले रोक दिया गया था। रॉकेट को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम थी, स्पेसएक्स इंसानों को मंगल पर पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है और इलॉन मस्क के लिए दूसरा झटका है। क्यों? क्योंकि पहला झटका उनको 24 घंटे पहले लगा जब टेस्ला का स्टॉक बहुत नीचे आ गया, उसके प्रॉफिट बहुत कम आए। लेकिन अब ये दूसरा झटका लगा है। इस सब के बीच में अगली खबर सीधे आई है। यूएसए टू मिडिल ईस्ट उड़ते दुश्मन का खौफ। ये क्या है? यूएफओ। रूस और यूक्रेन के विध्वंसक हमलों के बीच अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक अचानक सनसनी फैल गई है। वजह भी बहुत बढ़िया खबर आई है कि एक अज्ञात उड़ने वाली चीज देखी गई है। ब्रेक करें इसको राहुल। अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन को दिखा यूएफओ। MQ-9 रीपर ड्रोन के सामने आया यूएफओ। मिडिल ईस्ट में दिखने का दावा किया गया। पेंटागन ने पूरी घटना को रहस्यमय बताया। यूएफओ खुद पेंटागन इसको रहस्यमय बता रहा है। सीधा आइए। आमने सामने यूएस ड्रोन और यूएफओ
बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइएगा। ये देखिए, अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन के सामने दिखा यूएफओ। अचानक यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन के सामने आया। पेंटागन का दावा, मिडिल ईस्ट में दिखा यूएफओ। पेंटागन ने कई सीक्रेट फाइल्स बताने से मना भी कर दिया है, लेकिन ये तो बताना ही पड़ा। पेंटागन के मुताबिक घटना रहस्यमय और चौंकाने वाली है। ऑब्जेक्ट चांदी की तरह चमकदार और मेटालिक था। 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई के बीच दिखा, उस ऊंचाई पर जिस ऊंचाई पर हॉट एयर बलून्स भी दिखाई देते हैं। क्या यह कहा जाए? इंटरेस्टिंग खबर है। पेंटागन के इस दावे से पहले भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी यूएफओ को लेकर कांग्रेस के सामने एक रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जो बहुत हैरान करने वाली है। सीधे आइए राहुल, और मैं चाहूंगा इसके नीचे जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यूएफओ पर यूएस का एक और बड़ा दावा है। क्या है? ध्यान से देखिए। पिछले 2 साल में 366 यूएफओ देखे गए हैं। पिछले 17 साल में 510 यूएफओ देखे गए हैं। मार्च 2021 के बाद ज्यादा यूएफओ दिखे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट एजेंसी जो है ये उसकी डिटेलिंग सामने आई है। इस सब के बीच में यूएफओ को लेकर दरअसल अमेरिका से ही नहीं बल्कि रूस से भी खबरें आती रही हैं। अब देखिए बाप, रूस के ऊपर दिखा यूएफओ। रूस के लेनिनग्राद में दिखा था यूएफओ। रूस के एटमी प्लांट के पास दिखा था। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। यूएफओ में कोई इंजन नहीं लगा था, हवा की गति के सहारे मूव कर रहा था। यह भी जानकारी आ रही है। अब सवाल है कि यूएफओ को लेकर इतनी चर्चाएं और उत्सुकता क्यों है, इसे समझते हैं। आइए जरा बिग वॉल पर आओ, नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स निरंतर दिखाते रहिएगा। यूएफओ पर इतनी उत्सुकता क्यों है, ये देखिए। यूएफओ में सवार होकर एलियंस के पृथ्वी पर आने का दावा है। पृथ्वी के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करने का दावा है। स्टीफन हॉकिंग्स ने एलियंस के खतरे को लेकर आगाह किया था। ब्रह्मांड में हमसे विकसित सभ्यता हो सकती है, यह उन्होंने कहा था। लेकिन इस सब के बीच में थोड़ी अलग खबर, जंग के बीच। अब यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। यूएफओ से सीधे हम जा रहे हैं कीव, जहां के आसमान में कुछ अदृश्य चीजें दिखाई दी। उसके ऊपर पेंटागन ने जस्टिफिकेशन दे दिया है। लेकिन जंग के बीच कीव के दौरे पर नेटो चीफ, इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल दिखाइएगा। स्टिल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टोल्टनबर्ग से ज़ेलेंस्की की 4 मुद्दों पर की गई चर्चा। पर ने लॉन्ग रेंज हथियारों पर दिया जोर। स्टोल्टनबर्ग जिन्होंने ये दौरा किया है और शायद ये इस साल का इनका पहला दौरा है। बड़ा सवाल क्या है, जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। कीव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, हैरान करने वाली। कीव के आसमान में दिखी बिजली पर नासा की सफाई। कोई अमेरिकी सैटेलाइट पृथ्वी पर नहीं गिरा है। यूक्रेन ने नासा की सैटेलाइट के गिरने की बात कही थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, देर रात कीव के आसमान में दिखी रहस्यमय रोशनी। दिखाइए जरा। रोशनी दिखते ही हवाई सुरक्षा अलर्ट मोड में। यूक्रेन का दावा, रोशनी से किसी को नुकसान नहीं। आइए पूरी घटना की डिटेल पर नजर डालते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? नासा का इनकार, फिर आसमान में क्या दिखा, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। कीव, नासा का सैटेलाइट गिरा। 300 किलो का पुराना उपग्रह गिरा है। नासा, कोई सैटेलाइट नष्ट होकर नहीं गिरा है। हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में सुरक्षित है। घटना क्या है? कीव के आसमान में जबरदस्त चमक देखी गई। तेज रोशनी की चमक से पूरा शहर डर गया था। रोशनी दिखते ही कीव में अलर्ट जारी हो गया। इसको यहां पर होल्ड करिएगा राहुल। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, कई वेपन्स की टेस्टिंग चल रही है, ऐसा कहा जाता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यह भी लग रहा है कि कहीं अमेरिका कीव के आसमान में कोई नया वेपन तो नहीं टेस्ट कर रहा है, अगर ये सैटेलाइट नहीं है तो। लेकिन इस हालात में अमेरिका ने बड़ा धमाका कर दिया है। मिनटमैन का धमाका बदलेगा दुनिया का खाका। अमेरिका ने मिनटमैन 3 ICBM का टेस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरफोर्स नेवी की ज्वाइंट टीम ने किया टेस्ट विद द विजुअल्स। मिनटमैन के 3 के टेस्ट से रूस और चीन में हड़कंप। परमाणु हमला करने में सक्षम है मिनटमैन 3 मिसाइल। एटमी खतरा बड़ा, मिनटमैन 3 का बटन दबा। सीधे आइए। अमेरिका ने ICBM मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है।
कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स में बेस से दागी गई मिसाइल। लॉन्च के दौरान मिसाइल पर हथियार फिट नहीं किए गए थे। मिनटमैन 3 ने करीब 7000 किलोमीटर दूरी, 6700 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की है। पीछे स्काई कर दीजिए राहुल। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसमें वॉरहेड लोडेड नहीं था। टेस्ट के जरिए न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी दिखाने की कोशिश की गई है। इस बीच रूस ने भी एटमी तैयारी तेज कर दी है। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया है। ब्रेक करें इस खबर को। यहां पर सबमरीन से 125 मील दूर टारगेट पर मिसाइल दागी गई। विद द विजुअल्स, मिसाइल से डमी एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया गया। रूस की एटमी स्ट्राइक दिखाइए जरा। यहां पर रूसी पैसिफिक फ्लीट ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया है। राहुल, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर दिखाइएगा। एंटी शिप मिसाइल से 125 मील दूर टारगेट को हिट किया गया, यह जानकारी आ रही है। पैसिफिक फ्लीट की कॉम्बैट तैयारियों को परखने के लिए टेस्ट किया गया। रशियन पैसिफिक फ्लीट 14 अप्रैल से मेगा ड्रिल कर रहा है। रशियन ड्रिल में 25,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। 12 सबमरीन समेत करीब 167 शिप और करीब 90 एयरक्राफ्ट जो है वो ड्रिल में शामिल हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच रूस की पैसिफिक फ्लीट का एक और एक्शन। वॉरशिप से मॉस्केट क्रूज मिसाइल की लॉन्च। पैसिफिक फ्लीट की ड्रिल के दौरान मिसाइल लॉन्च की गई। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, ये देखिए बात।